मोदी ही हैं स्वीकार। कहानी कुर्सी की, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिन्हें कोई मावरे कहता है, कोई पागल कहता है। बहुत से लोग इनको अपना दुश्मन मानते हैं। कुछ लोगों को इनका नाम सुन के रात को नींद नहीं आती, लेकिन इनके अपने करोड़ों दीवाने हैं, इनके प्रशंसक हैं, सपोर्टर्स हैं। प्लीज वेलकम भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। और आज के शो के लिए हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार आर राजगोपाल। कार्रवाई शुरू किया जाए। और इससे पहले कि इल्जामात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के पॉलिटिकल और एकेडमिक करियर पर। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन की, कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से मास्टर्स की डिग्री ली और हार्वर्ड से डॉक्टरेट की उपाधि ली। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हार्वर्ड में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे, आईआईटी दिल्ली में पढ़ाया और कई किताबें लिखी, रिसर्च पेपर पब्लिश किए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जब राजनीति में उतरे तो पार्लियामेंट के लिए चुने गए। चंद्रशेखर सरकार में कॉमर्स और लॉ मिनिस्टर रहे। 2014 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में शामिल हुए। डॉक्टर स्वामी की एक और भूमिका है क्रूसेडर की। डॉक्टर स्वामी के केस की वजह से ही 2G का घोटाला उजागर हुआ। 11 कंपनियों के 122 लाइसेंस कैंसल हुए और ए राजा को जेल जाना पड़ा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेरल्ड केस को लेकर केस फाइल किया। आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर आरोप है कि ये लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। अब डॉक्टर स्वामी, मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के काम होने चाहिए। आप कह रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। हाँ, ये हमने काम बांटा है, वो देखेंगे प्रशासन और गवर्नेंस ये सारा। और मैं मैनिफेस्टो में जो अधूरा रह गया है उसके लिए मैं करूँगा। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो पार्टी ने फैसला नहीं किया। किसी ने ये मुझे नहीं कहा कि ये पार्टी की बाहर की काम कर रहे हो आप। हम नाम मंदिर तो बनाना हमारे, हम वचनबद्ध हैं। हम नहीं बनाएंगे तो लोग हमारी आलोचना करेंगे। तो इसीलिए हमने राम मंदिर का जो कर्तव्य है बनाने का, वो मैंने लिया। लेकिन देश में जो माहौल है जी, उसमें उसमें नहीं लगता कि फिर लोग कहेंगे इनटॉलरेंस है? हाँ, कहने वाले लोग तो कहेंगे ही, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सिद्ध कर दिया है कि वहाँ पहले एक मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बना है, ये मुसलमान भी नहीं इनकार करते हैं। और जो वहाँ का मुतवाली है, अब वो शिया का है, वो भी कहता है कि ये बात सही है और इसीलिए राम इमाम हिंद है, हमें दूसरा जगह बनाने के लिए दे दीजिए। सिर्फ ये जो प्रॉपर्टी वाले हैं, जैसे सुन्नी वाकफ बोर्ड, ऐसे लोग इस पर हंगामा कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में तो जब भी कोई सार्वजनिक काम करना है तो मस्जिद को या हटाते हैं या तोड़ देते हैं। सड़क बनाने के लिए तोड़ते हैं और अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए तोड़ते हैं। जिस मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद ने नमाज़ पढ़ी उसको भी तोड़ दिया। और वो कहते हैं कि मस्जिद जो है ये सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए एक सुविधाजनक जगह है।
और इसको हटाया जा सकता है, इसको तोड़ा भी जा सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक मस्जिद के लिए अब मैं राम का मंदिर नहीं बना सकता हूँ। ये इन दोनों का कैसे बराबर तुलना कर सकते हैं? लोगों की भावनाओं का सवाल है ना। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पर मस्जिद थी, उस मस्जिद को तोड़ने से गलत मैसेज जाता है। देख, मस्जिद तोड़ दे उसके लिए तो सीबीआई का केस चल रहा है। मैंने तो मस्जिद नहीं तोड़ा। मैं तो कहता हूँ कि राम मंदिर बनाना है, और मैं कहता हूँ कि तुम्हारे लिए दूसरी जगह मैं दे रहा हूँ, आप मस्जिद बना लिया, आपको पैसा की कमी है वो भी डॉक्टर सरकार स्वामी, से जो दे मामला अदालत के सामने है जी, उस पर आप कैसे फैसला सुना सकते हो? मैं फैसला सुना सकता हूँ, पर अदालत में जीतूंगा और इस अगस्त तक फैसला आ जाएगी कि हाँ वहाँ मंदिर बन सकती है। ये आपको कैसे एक अदालत एक नहीं, पहले तो एक अदालत ने तो कह दिया कि वहाँ वो राम का मंदिर है और वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जज, उसमें एक मुसलमान, तीनों ने मिलकर कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? मैंने 2G में कहा हम जीतेंगे और राजा को जेल भेजेंगे। मुझे कैसा पता था? क्योंकि मुझे तथ्य पता है। मैं आज कह रहा हूँ कि नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी जेल जाएगी, कैसा पता है? क्योंकि मुझे तथ्य पता है आज। इसीलिए राम का भी मुझे तथ्य पता है। लेकिन आप जो स्टेटमेंट देते वो प्रोवोकेटिव है। आपने कहा कि 3 मंदिर हमें दे दो, मथुरा, काशी और अयोध्या, और अपनी 39,997 मस्जिदें ले लो। हाँ, क्या मतलब हाँ, क्योंकि हमारे पास लिस्ट है कि 40,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए गए थे, उसका लिस्ट है। और मैंने सोचा कि रामायण महाभारत पढ़ने के बाद कि कृष्ण भगवान ने एक बार दुर्योधन के पास कहा कि देखो राजधानी तुम रख लो, परंतु 5 गांव दे दो, और दुर्योधन ने माना नहीं, तो महाभारत युद्ध हो गई। तो मैं आशा करता हूँ कि मुसलमान दुर्योधन ना बने, परंतु शरीफ लोग बन करके माने। नहीं, तो आप धमकी दे रहे हैं कि अगर मथुरा, काशी, अयोध्या नहीं देंगे तो बाकी मस्जिदों को गिरा देंगे। नहीं, ऐसा धमकी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मुसलमान समुदाय इस बात को मान लेगी और हमें 3 दे देगी। सिर्फ वो चाहते हैं कि जो लोग मांगने वाले लोग हैं उनका दिल साफ होना चाहिए। मेरा दिल साफ है, सबको पता है। देखिए, दिल साफ की बात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, इसलिए ये माहौल बनाने के लिए, वहां पर सांप्रदायिकता का माहौल बनाने के लिए, ताकि बीजेपी को वोट मिल सके, आप ये काम कर रहे हैं। देखिए, मेरी कठिनाई है कि जब ये हमारी सरकार आई तो कहा कि पहले साल मत इसको उठाइए, मैंने नहीं उठाया। अब दूसरे साल में मैं उठा रहा हूँ, कहते हैं चुनाव है अगले साल। अब चुनाव अगले साल में मैं नहीं उठा सकता क्योंकि चुनाव चल रही है। फिर मुझे 2018 में उठाना पड़ेगा, तब आप ही आकर कहेंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए आप सब कर रहे हो। इस देश में तो रोज चुनाव हो रहा है, मैं कहाँ करूँगा? देखिए, नीतीश कुमार ने बड़ी अच्छी बात कही। नीतीश कुमार ने कहा कि ये बीजेपी के लोग, जिसमें डॉक्टर स्वामी शामिल हैं, बार बार कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैंने तारीख बता दिया, इस साल के अंत तक हम काम शुरू कर देंगे। और उत्तर प्रदेश में तो मुलायम सिंह यादव की सरकार है, अखिलेश यादव की सरकार है, वो आपको बनाने देंगे? मुलायम सिंह को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, हनुमान का भक्त है, उसको समझा दूंगा। और इसकी वजह से जो कम्युनल माहौल बिगड़ रहा है, दंगे हो रहे हैं। फतेहाबाद में हमने देखा कि राम मंदिर के सवाल पर ही दंगा शुरू हो गया। दंगा करने वाले लोग हैं, जब गवर्नमेंट निकम्मा गवर्नमेंट है तो वो दंगा होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। मैं वहाँ पूछना चाहूँ, मध्य प्रदेश में अभी एक दंगा हुआ? नहीं हुआ। राजस्थान में हुआ? नहीं हुआ। गुजरात में हुआ? पिछले कितने 15 साल से तो एक भी नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा शांति वहाँ है। महाराष्ट्र में इधर उधर जो पहले होती थी अब वो भी नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक दुर्बल सरकार होगी जिसको प्रशासन समझ में नहीं आती है या वो पैसा बनाने में व्यस्त हैं, तो ऐसे सरकार में दंगे होते हैं, क्योंकि दंगे करने वाले दुष्ट होते हैं, उनको पकड़ना बहुत आसान है। वो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं, पुलिस को पहले से पता है, जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो बताते हैं। लेकिन इस सबसे नरेंद्र मोदी की भी बदनामी होती है? नहीं, नरेंद्र मोदी की कोई बदनामी होती है? बदनामी ज़्यादातर मुझे खेद है कि सारे जो हमारे देश में राष्ट्रवादी हिंदू हैं वो कहते हैं कि देखो हमारे एजेंडा के बारे पूरा भूल गए, पाकिस्तान से समझौता करने लगे, महबूबा को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए लग गए, इस प्रकार की कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोदी तो निश्चित तौर पर इस देश में वो समन्वय चाहते हैं, उनके लिए वो काम है, प्रधानमंत्री का काम है। मेरा काम है कि मैं जो मैनिफेस्टो में छुटी हुई बातें उसको पूरा करने आए। डॉक्टर स्वामी, काम आप करते हैं, हाँ। और लोग मोदी को इंटॉलरेंट कहते हैं।
काम आप करते हैं और लोग अवार्ड वापस करते हैं। अब अवार्ड वापस करने वाले सब लोगों को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि उनको अवार्ड पहले मिलना ही नहीं चाहिए था। वो सब चापलूसी के कारण, हाँ में हाँ मिलाने वाले कारण, वामपंथी ऐसे कैटेगरी लोगों को अवार्ड्स मिले थे। लेकिन पूरी दुनिया में माहौल बनता है, अमेरिका के अखबारों में खबरें छपती हैं कि साहित्यकार अवार्ड वापस कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किसी मुसलमान को अमेरिका में आने के लिए नहीं आने देना चाहिए, उस किसी मुसलमान को नागरिकता नहीं देनी चाहिए। कोई हंगामा नहीं हुआ वहाँ। तो हमारी बारी कैसे कह सकते हैं कि तुमने जो कहा है उसके लिए आपका जो प्रतिमा है हमारे देश में खराब हो जाएगी। पहले वो अपना देश को ठीक करें, फिर हमसे भाषण दें। हम किसी विदेशियों के यानी प्रशंसा के लिए हम इस देश में नीति नहीं बनाना चाहिए। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप मुसलमानों को ठीक करना चाहते हैं। नहीं, मुसलमान सब ठीक है, उनको सिर्फ एक ही बात मान लेना चाहिए कि उनका पूर्वज हिंदू है, तो इसीलिए वो हमारे हितलाफ है। सर देखिए, आप बहुत कॉन्फिडेंट है राम मंदिर के बारे में, पर आप इतनी बड़ी कौम को कैसे समझाएंगे? कैसे आप उनको संतुष्ट करेंगे कि यहाँ पर मंदिर ही बनेगा, मस्जिद नहीं बन सकती? ये जो आप कह रहे हो, मैं हिंदू लोगों को कैसे समझाऊं कि 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया और इतने क्रूर तरीके से, उसको सहन करने के लिए मैं कैसा कह सकता हूँ? सर वो एक हिस्ट्री थी। अब हिस्ट्री, जो लोग हिस्ट्री को याद नहीं रखते वो फिर दोबारा उसी हिस्ट्री का शिकार बनते हैं। मैं यही कहता हूँ कि मैं बीच का रास्ता निकाला हूँ कि सिर्फ 3 दे दो और बाकी सब रख लो। ये समझाने की बात है कि ये जो समाज हमारी हिंदुओं की है, जब पारसीज आए थे कि देश में, पर्शिया में, ईरान में इतनी मारकाट हुई, वो एक ही देश में बचे हैं, वो है हिंदुस्तान। यहूदी आए, दुनिया भर में उनका शोषण हुआ, नरसंहार हुआ। हिंदुस्तान में हमने उनका मंदिर बना के दिया, उनको रहने दिया। तो जब इजराइल बना तो पहला प्रस्ताव पास हुआ, धन्य हो भारत, एकमात्र देश दुनिया में जहां हमारी शोषण नहीं हुई। ऐसा हमारी परंपरा है। हम हिंदू लोग इतना उदारवादी होने के बाद 3 मंदिर, वो भी राम, कृष्णा और शिवा का, जिसको आमने सामने दिखता कि तोड़ा गया है और उसके जगह में मस्जिद बनाया गया, वो भी मस्जिद जो सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह है। उनके मुसलमान देशों में उसको इधर से उधर करते हैं, कभी तोड़ते हैं। तो हमारे देश में मुसलमान क्यों नहीं तैयार होता है दूसरे जगह लेने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए? सर हमारा भारत थोड़ा अलग है। क्यों सर अलग है? आप ऐसा कीजिए ना कि जैसे मंदिर है, मंदिर तो अपनी जगह पे बनेगा ही बनेगा, राम मंदिर, उसके साथ ही थोड़ी दूर में मस्जिद भी बनवाइए। मैं तो कह रहा हूँ आप ना, एक मस्जिद सरयू नदी के उस पार बनाने के लिए तैयार है। तो इसीलिए आप मस्जिद का हम विरोध नहीं करते, हम कहते हैं बनाइए। हाँ, सऊदी अरेबिया में मंदिर नहीं बनाने देंगे, आपको दिवाली मनाने नहीं देंगे, घर के अंदर सत्यनारायण पूजा नहीं करने देंगे, पॉकेट में रामचंद्र जी का फोटो रखने नहीं देंगे। वो करेंगे तो सजा दे देंगे, और कई लोग उनको सजा मिली। अभी कुवैत में सत्यनारायण पूजा घर में किया, इसीलिए उनको 8 लोगों को देश से बाहर निकाल दिया। हमारे देश में मस्जिद है, चर्च है, ये है, वो है, और इसके बाद भी हिंदू को बैठ के कहना चाहिए नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू तो सहनशील होता है ना, उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। नहीं, सहनशील एक बात है, पर डब्बू नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जो रास्ता बता रहे हैं, इससे तो कॉन्फ्रंटेशन बढ़ेगा। क्यों? मैं तो इनसे मिलकर, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा वही होगा। मैं भी कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा वही होगा। कोई मुसलमान नेता आज नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मानेंगे नहीं। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला करना चाहिए। मैं कहता हूँ समझौता कर लो, दोनों जाकर मिलकर सुप्रीम कोर्ट को बताएं। कहते नहीं नहीं, कोई समझौता नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी हम मानेंगे। तो आप भी इसके लिए तैयार हैं? जो हाँ, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वही होगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वहां पर मंदिर नहीं बनना चाहिए तो? देखो, एक समस्या है कि आप तथ्य नहीं जानते। 90 कोई बात नहीं, पत्रकारों को तथ्य जानना ही ना जानना ही ठीक होता है। मैं ये कहता हूँ कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट के संविधान खंड ने ये पूछा, खंडपीठ ने सरकार को
कि आप बताइए समस्या क्या है, ऐसा ये समस्या का समाधान क्या है। तो सॉलिसिटर जनरल ने एफिडेविट फाइल किया। उसने कहा कि यदि ये सिद्ध हो जाएगा कि वहाँ एक पहले मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनी है, तो हम ये ज़मीन हिंदुओं को दे देंगे। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर जांच कराइए। तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहा कि जांच करिए। तो उन्होंने जांच किया, खोदा, सब किया और फिर रिपोर्ट दिया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मान लिया है कि वहाँ एक मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बना है। अब गुरु नानक की कथाएं पढ़ लीजिए। गुरु नानक ने खुद कहा है कि वहाँ मंदिर था। उस जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसका नाम है जन्मस्थान प्रॉपर्टी। अब ये सब मानते हैं कि वहाँ मंदिर था, और आखिर में वो शिया होने के कारण उन्होंने एक कोना छोड़ दिया था जिसमें इसको चबूतरा कहते हैं, वहाँ एक राम का मूर्ति रखकर लोग पूजा करते रहे। तो इसीलिए अब सबूत तो बिल्कुल पक्का है, सिर्फ विधि है। और मुसलमान का जो वक्फ बोर्ड है वो कहते हैं एडवर्स पोजेशन, माने इतने दिन साल हमारे रहे इसीलिए हम मालिक बन गए। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया ये बेबुनियाद आर्ग्यूमेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुष्टि करनी है, इतनी बाकी है, सिर्फ कानूनी बात है, 1 महीने में सारा खत्म हो जाएगा। चलिए, मैं आपसे इतना सहमत हूँ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट भी होगा, क्योंकि इन्होंने वचन किया है। नहीं किया तो फिर हमें रास्ता पता है। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से कुछ और सवाल और उनके कुछ और सवाल। ये तो अनपढ़ आदमी है, कॉलेज में कभी पास नहीं हुआ है, इसीलिए उसको कानून कुछ पता नहीं है। प्लीज वेलकम मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। अब शिवराज जी, चुनाव का मौका है, आपको तो चलना ही होगा। मेरे साथ जनता भी चल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग, 24 की पिच है तैयार। क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्वीकार। कहानी कुर्सी की, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम डॉक्टर स्वामी। आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर आरोप है कि ये मोदी सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं। डॉक्टर स्वामी, नरेंद्र मोदी चाहते हैं डेवलपमेंट हो, पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट में फैसले लिए जाएं, बिल पास हो। उन्होंने सोनिया गांधी को चाय पीने के लिए बुलाया और आपने सोनिया गांधी को समन भिजवा के सब गुड़ गोबर कर दिया। मैं वही कर रहा हूँ जो हमारी पार्टी के घोषणा पत्र है चुनावी, उसके जो मुद्दे हैं उसको उठा रहा हूँ। करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए हमने चुनाव में भी कहा था कि हम लड़ेंगे, और उसी के लिए मैं लड़ रहा हूँ। और राम मंदिर बनाने के लिए हमने वायदा किया था मैनिफेस्टो में, और उसी का हम पहल कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने उन पर कीचड़ उछालने के लिए अपने चमचों का इस्तेमाल किया है। अब चमचों का जो हैसियत और पोजीशन जो है कांग्रेस पार्टी में बहुत ऊंचा है, तो मुझे लगता है कि वो मेरी तारीफ कर रहे थे। लेकिन ये सही है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो मोदी जी के कहने से कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड का केस सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, मोदी जी ने कहा आपको?
मैं तो जीवन में किसी के कहने पर कुछ नहीं किया है। मेरे पिताजी और माताजी की भी यही वेदना थी कि वो मैं कोई बात नहीं सुनता हूँ, तो इसीलिए मैं मोदी के बात पर नहीं करता। लेकिन इंप्रेशन ये है कि जैसे बीजेपी ने स्ट्रेटेजी बनाई, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, सब लोगों ने मिलकर, और सुब्रमण्यम स्वामी को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे लगा दिया। नहीं, उनको कोई आवश्यक नहीं है मुझे पीछे लगाने की, मैं खुद पीछे लगने में वाला था, तो इसीलिए उनको बेफजूल क्यों हमें पीछे लगाए। अब देखिए, राहुल गांधी के स्टेटमेंट मैं देख रहा था, वो तो मानते हैं कि ये मोदी जी के कहने से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी मेरे खिलाफ 6 महीने में जांच कराइए, दोषी पाऊं तो मुझे जेल में डाल दीजिए। अब दोषी पाएंगे तो अवश्य हमारे कानून के अनुसार उनको जेल जाना होगा। ये कोई कृपा नहीं कर रहे हैं कि दोषी पाएंगे तो मुझे जेल भेज दीजिए। इनको, ये अनपढ़ आदमी है, ये तो अनपढ़ आदमी है, कॉलेज में कभी पास नहीं हुआ है, इसीलिए उसको कानून कुछ पता नहीं है। लेकिन उनको इंप्रेशन ये है कि ये सब मोदी जी बदले की भावना से काम करा रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी उनकी बात नहीं मानते तो डॉक्टर स्वामी उनको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि आम तौर पर ये राय है कि मोदी किसी के खिलाफ बदला लेने के लिए तैयार नहीं है। कई पार्टी वर्कर भी दुखी हैं, क्यों नहीं वो और सख्ती से लोगों को पकड़ के अंदर करें। तो ये एक आरोप इस तरह का है। दूसरे आरोप है कि वो यही चाहते हैं परंतु मुझे उन्होंने आगे किया है। ये सब आरोप है, इसमें कोई आधार नहीं है। लेकिन ये तो सच है कि ये जो हेरल्ड का केस है, आपने इसलिए किया है कि सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को परेशान किया जाए। उन्होंने अपराध किया तो मेरा कर्तव्य है कि उनको परेशान नहीं परंतु उनको आराम दें जेल में बैठा करके। उनके जो वकील हैं कपिल सिब्बल, वो कहते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस केस को खत्म कर दिया था, फाइल बंद कर दी थी, लेकिन डॉक्टर स्वामी ने प्रेशर डाला सरकार पे, एक नए अफसर आए और फिर से ये केस चालू हुआ। देखिए, कपिल सिब्बल जो हैं उनको जानकारी किसी बात पर नहीं होती है। एक बार कहा कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में 0 लॉस हुआ। अब बेचारा वो 0 से आगे गिन नहीं सकता, इसीलिए उसने 0 का, और बात गलत निकली। 2 लाख करोड़ रुपए एक नीलाम में मिल गई। हर साल हमें 2 लाख मिल रही है अब 2G स्पेक्ट्रम के नीलाम से। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे ये जो कहते हैं, इसमें कोर्ट में जो भी बात ही रखी उन्होंने, उसको तो 2 बार ठुकरा दिया है। एक पटियाला हाउस ने हमारी जो कंप्लेंट है उसको स्वीकार करके नोटिस इश्यू कर समन्स भेज दी। फिर ये हाई कोर्ट में गए, समन्स को चुनौती दी और 15 महीना बहस की थी, और आखिर में कोर्ट ने कहा कि डिसमिस, और इसमें क्रिमिनलिटी है, उन्होंने ऑर्डर में कह दिया। उनका तर्क यह है कि ये सेक्शन 25 की कंपनी है, इसमें राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को एक पैसे का फायदा नहीं हुआ, तो करप्शन किस बात का। अब मैं आपकी मर्सिडीज गाड़ी को चोरी करके मेरे गैराज में रख लूँ तो कहेंगे स्वामी को कोई फ़ायदा ही नहीं हो, तो गैरेज में रखा गाड़ी। ये कोई बात है? वो बन गए हैं मालिक किस प्रॉपर्टी का, 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। उसमें जो उनके कंपनी, वो जो 25 सेक्शन कंपनी जो आज नया कानून के अनुसार सेक्शन 8 का है, उसमें जो दौरा करते हैं दुनिया में, उसमें उनको एक्सपेंसेस लेने की अधिकार है। और कल यदि चाहेंगे इस कंपनी का जो नॉन प्रॉफिट जो उसकी क्लासिफिकेशन है उसको बदलकर कमर्शियल कंपनी बना सकते हैं। ये भी प्रावधान है। इसके लिए भी उन्होंने स्पेशल संशोधन किया था पार्लियामेंट में कि ये 25 कंपनी नहीं बेच सकते हो, वो जो था उसको रद्द करके उन्होंने कहा कि बेचने के लिए उनको अधिकार होगा। नहीं, लेकिन 2000 करोड़ की कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको 2000 करोड़ का फायदा हो गया। नहीं, 2000 करोड़ की मालिक हो गए, वो काफ़ी है। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपका मर्सिडीज़ का मैं मालिक बन जाऊंगा तो गैराज में रखने से मुझे नहीं छोड़ेंगे। स्वामी, नेशनल हेरल्ड तो उन्हीं का अखबार है, कांग्रेस पार्टी भी उनकी पार्टी है। अब कांग्रेस पार्टी के पैसे से उन्होंने नेशनल हेरल्ड ले लिया, तो दिक्कत क्या है? आपको क्या परेशानी है? उनकी पार्टी, उनका अखबार, आप कौन है बीच में? पहले नेशनल हेरल्ड पेपर के बनाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स उनकी नहीं है। 10 स्वतंत्र सेनानी, जिसमें गैर कांग्रेसी भी थे जैसे आचार्य नरेंद्र देव और अनेक थे। जवाहरलाल नेहरू का सबसे कम शेयर था, उसमें 1 शेयर था 10 रुपया का। और जो 1000
67 शेयर होल्डर्स थे जब 2008 में कंपनी बंद हुई, उनमें अधिकांश लोग कांग्रेस के नहीं थे और उनको बुलाए बिना इन्होंने इस कंपनी को अपना कर लिया। मैं तो कहता हूं कि आपको कंपनी चाहिए तो फिर उसको जो उसकी जो कीमत है उसको आप पैसा दे दो और ख़रीद लो। इन्होंने ये नहीं किया। इन्होंने क्या किया, पहले कांग्रेस पार्टी की कर्जा पड़ी हुई थी 90 करोड़ और वो उन्होंने कह दिया इसको तो आपको मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है? वो एक प्रॉपर्टी, छोटा सा प्रॉपर्टी के नीलाम करते तो 90 करोड़ मिल जाती, परंतु कांग्रेस पार्टी ने उस डेट को, उस कर्जा को उन्होंने राइट ऑफ कर दिया और कह दिया कि ये जो सोनिया गांधी और बेटा ने जो प्राइवेट कंपनी बनाई है उसको हम उसकी स्वामित्व ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये लोगों ने जाकर नेशनल हेराल्ड की कंपनी को कहा कि आप ये पैसा ये कर्जा वापस नहीं कर सकते, इसीलिए 9 करोड़ शेयर्स 10 रुपया का हमें दे दो। और इससे वो 99.1% शेयर होल्डर बने और कंपनी इनका बन गया। अब मज़े की बात यह है कि यंग इंडियन कंपनी का डायरेक्टर हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, और कांग्रेस पार्टी के ऑफिस बेरर हैं प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, ट्रेजरर मोतीलाल वोरा और जनरल सेक्रेटरी ऑस्कर फर्नांडिस। और नेशनल हेराल्ड का जो कंपनी है उसमें चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? ये मोतीलाल वोरा। तो मोतीलाल वोरा यंग इंडियन ने कांग्रेस पार्टी की मोतीलाल वोरा से बात की और कहा कि ये कर्जा हमारे लिए कर दो। और उसने उस मोतीलाल वोरा, कांग्रेस का ट्रेजरर ने जाके नेशनल हेराल्ड की चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मोतीलाल वोरा को कहा कि ये मोतीलाल वोरा को दे दो। तो मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा से बात की और मोतीलाल ने कहा उसको दे दो। ऐसा 420 मैंने देखा नहीं जीवन में। लेकिन कपिल सिब्बल कहते हैं कि इसमें धोखा क्या है, अपनी चीज अपने घर में आ गई। धोखा मैं बताता हूं। पहले कांग्रेस पार्टी को टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती है, मैंने टैक्स देना नहीं होता। जो भी डोनेशन कलेक्ट करते हैं उसको कलेक्ट नहीं करना होता है। और उसको क्यों सब पार्टीज को देते हैं कि राजनीतिक कार्य करोगे। ये राजनीतिक कार्य नहीं है। तो पहला तो ये क्या, उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो? कांग्रेस का कोई पार्टी वर्कर ने हमसे सवाल नहीं पूछा। मैं कहता हूँ कि मैं यही आदमी हूँ जो टैक्स देता है और आपको सरकारी मकान मिलती है, आपको टेलीविज़न में आने के लिए मौका मिलती है, सरकार से कई सुविधाएं मिलती है और आपका काम पब्लिक काम है। और सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के जजमेंट में कहा है तुम प्राइवेट सोसाइटी हो सकते हो परंतु तुम पब्लिक के लिए क्रिकेट ऑर्गेनाइज करते हो, आपको जो ज़मीन मिलती है पिच के लिए वो सरकारी है। तो इसीलिए आपको जवाब देना होगा पब्लिक को जब वो सवाल पूछते। तो मुझे अधिकार है कांग्रेस पार्टी से कहने कि आपने ये खर्चा कैसा किया, ये कर्जा कैसा दिया, और उसमें वो भी 0 इंटरेस्ट के लिए और कोई मॉर्गेज भी नहीं, सिर्फ पैसा दे दिया। और उस पर और आगे जांच होगी, देखिए बहुत मज़ेदार बातें निकली। और दूसरा है नेशनल हेराल्ड के लिए सारी इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, क्यों बनाए गए? अखबार निकालेंगे, उसके लिए सस्ते दाम पर दिया। ज़मीन जिसको किसी को, जैसे बहादुर शाह जफर मार्ग की ज़मीन है, वो ज़मीन किसी को नहीं मिलती है और मिले खरीदेंगे तो वो लाख करोड़ों करोड़ में लगेगी, उसको उन्होंने सस्ते दाम पर दे दिया। मैं आपकी बात पर यकीन कर लेता, लेकिन देश के सबसे अनुभवी वकील राम जेठमलानी, उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का केस बेकार है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। देखिए, आप राम जेठमलानी की राय को कब से मानने लगे मैं नहीं जानता, बट इतना ज़रूर है कि आपने ये भी ख्याल नहीं किया कि उसने बाद में चिट्ठी लिख दिया कि क्योंकि आपने पार्लियामेंट को ठप किया इसीलिए मैं चिट्ठी वापस ले रहा हूँ। तो जेठमलानी के भरोसा पर आप चलेंगे तो ये नहीं, लेकिन उनके लेटर में एक सेंटेंस है। उन्होंने कहा कि आई हैव नो रीजन टू डाउट हर स्टैंड दैट द प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हर एंड राहुल बाय बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी इज फॉल्स एंड मैलिशियस। हाँ, वो तो क्रिमिनल लॉयर है तो क्रिमिनल बात ही कहेगा वो। लेकिन वो आपके दोस्त हैं। हाँ, नहीं, आप दोस्त है तो क्या है, आप भी हमारे दोस्त हैं और हमें आप सता रहे हो अभी।
ये उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है, मैं उसको मानता नहीं हूँ। मैंने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके साथ एक लॉयर्स मीटिंग की थी। मैंने उसको कहा कि जेठमलानी का बहुत मशहूर क्वालिटी क्या है कि वो करप्शन के खिलाफ बहुत लड़ेगा और हासिल भी करेगा, प्राप्त यानी सिद्ध भी करेगा, और बाद में जो आरोपी बनेंगे उनको डिफेंड करेगा। ये दोनों तरफ बैलेंस करने वाले आदमी हैं, इसीलिए इसकी बात को सुनना एक इल्जाम डॉक्टर स्वामी ये लग रहा है कि आपने चूंकि सताया सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, उनको जेल में भेजने की धमकी दी, तो इनाम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने आपको Z+ सिक्योरिटी दे दी और एक सरकारी बंगला दे दिया। नहीं, Z सिक्योरिटी मुझे पहले नरसिम्हा राव ने दिया, उसके बाद देवेगौड़ा ने कंटिन्यू किया, इंदिरा गुजराल ने कंटिन्यू किया, फिर वाजपेयी ने विड्रॉ किया। अब उसके बाद मनमोहन सिंह के आया, उन्होंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी आया, उन्होंने कहा कि ये क्या अन्याय है, तो उन्होंने वापस कर दी। तो नरेंद्र मोदी ने मुझे इनाम नहीं दिया, उन्होंने एक अन्याय को दूर किया, क्योंकि रिपोर्ट्स थे कि लिट्टे जो है वो हमें घोर दुश्मन समझता है, और इसीलिए नरसिम्हा राव ने देने के कारण यही था। मैं तो कांग्रेस पार्टी के बताता हूं, उन्होंने क्या कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी न तो MP हैं, न किसी बॉर्डर स्टेट से आते हैं, ये गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं, न किसी आतंकवादी संगठन से उनको खतरा है, फिर भी उनको सिक्योरिटी दी और उनको लुटिन जोन में बंगला भी दे दिया। खतरा है नहीं है मैं नहीं जानता, ये तो होम मिनिस्ट्री जानती है। लेकिन प्रियंका गांधी को दिया घर लोडी एस्टेट में, वो तो मैं तो कम से कम PhD हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ, वो तो स्कूल भी पास नहीं की। जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, मेरा सवाल ये है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गांधी परिवार पे सारे हमले आप ही की तरफ से होते हैं। सारे गांधी परिवार के ऊपर हमारी प्रहार नहीं हुई। राजीव गांधी के साथ हमारी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, और उस समय हमारे जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको पसंद ही नहीं आई ये बात, मैं जानता हूँ। और मैं ना कांग्रेस विरोधी हूँ, क्योंकि नरसिम्हा राव काल में मैं उनका मिनिस्टर रैंक पोजीशन में था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो दो हैं, ये वास्तव में वास्तव में हिंदुस्तानी नहीं है, इनका सारा दिल विदेशी है, और ये देश का जो स्वामित्व है, देश का जो प्रभुसत्ता है, इसको ख़त्म करने में उतारू हैं, और इसीलिए मैं इनका विरोध कर रहा हूँ। लेकिन ये तो पीठ में छुरा भोंकने वाली बात हुई। राजीव गांधी ने आपको इतना प्यार दिया, हाँ, नरसिम्हा राव ने आपको मिनिस्टर का रैंक दिया, जिस कांग्रेस पार्टी ने इतना दिया आप उसी के पीछे पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने दिया, परंतु वो तो ये मालिक नहीं है ना उनका। अब राजीव गांधी की पत्नी तो जरूर थी, बट कैके भी दशरथ के पत्नी थे, तो इसीलिए मैं दशरथ को मानूंगा तो कैके को भी मानना चाहिए। आप जाकर बात पढ़िए। लेकिन एक बात है, उन्होंने ये कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं और डरने वाली नहीं हूं। वो तो उसके जो पुरानी इतिहास देखोगे तो कितनी डरी वो। बांग्लादेश के युद्ध में बच्चों को लेकर इंग्लैंड भाग गई थी। फिर 1977 में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो अपने दोनों बच्चों और पति को लेकर के इटालियन एम्बेसी में जाकर छिप गई। मैं था जब इंदिरा गांधी रोते रोते आई मोरारजी के पास, और मोरारजी ने एम्बेसडर को फ़ोन किया कि वो पागल लोगों को भेजो, मैं देख लूँगा, कुछ नहीं होगा उनका। ये विश्वास देने के बाद बाहर निकली। और जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो एक प्राइवेट प्लेन में सारा जेवर, उनका सारा चीज़ सामान लेकर उन्होंने सिंगापुर में जाकर जमा कर दिया। तो इनका जो इतिहास है वो तो डरने का है, निर्डर होने का नहीं। डॉक्टर स्वामी, बहुत सारे इल्जाम मेरे पास में, एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में डॉक्टर स्वामी पर इल्जाम और सवाल का एक और। सुनंदा पुष्कर की डेथ कैसे हुई, किन सर्कमस्टांसेस में हुई, उसके पीछे कौन था, सुसाइड था, मर्डर था, ये काम तो पुलिस का है ना जी। आप कैसे इंस्पेक्टर बन गए उसको जांच करने के लिए? प्लीज वेलकम मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी, सच है कि बचपन से ही आप बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पूजा पाठ करते थे, और मैंने तो सुना कि आप साधु बनना चाहते थे। बचपन से मैंने गीता जी पढ़ी। गीता जी पढ़ने के कारण ये भाव मन में पैदा हुआ कि ये जीवन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, मानव जीवन सफल और सार्थक करना चाहिए। और उसी समय स्वामी विवेकानंद जी की किताब मेरे हाथ लगी, और उसकी कुछ पंक्तियां आज भी मुझे बहुत प्रेरणा देती है। स्वामी जी कहते हैं, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो,
तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अमर आनंद के भागी हो और अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। मैंने भी ठान लिया कि कुछ ना कुछ करना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें, झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार, दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर आरोप है कि इनकी अप्रोच नेगेटिव है। डॉक्टर साहब, नया साल आता है ना, लोग प्लान बनाते हैं, इस साल में ये अच्छे अच्छे काम करेंगे, इसकी इतनी मदद करेंगे। आपका एजेंडा मैंने देखा, आप कह रहे हैं कि अब नया साल आए, इस साल मैं शशि थरूर को जेल भिजवाऊंगा। पहले मैं कहता हूँ, मैंने कहा कि इस साल मैंने राम मंदिर भी बनाऊंगा। ये आप इतना सेक्युलर हो गए कि आज आप उसको भी नेगेटिव मानने लग गए। मैं समझता हूँ कि एक महिला का इतनी बड़ी होटल में, जिसको 5 सितारा मंदिर मोटेल कहते हैं, उसमें वो कुछ प्रेस में खुलासा करने वाली थी, उसके लिए उसकी हत्या हो, ये बहुत बुरा है देश के लिए और महिला के सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बुरा है। और इसीलिए इसको जो दबाने की कोशिश की, इसको नेचुरल डेथ कहने के लिए, माने प्राकृतिक देहांत कहने की जो प्रयास हुई, ये सारी तथ्य मिलने के बाद मैंने सवाल उठाया। जब सरकार, पिछली सरकार ने इसको नेचुरल डेथ कह दी थी, तब मैंने राजनाथ, हमारे होम मिनिस्टर से कहा कि ये आपका इस पर विचार होनी चाहिए और आप देखिए, तथ्य बनाइए, आप नए आए हैं और यदि आप नहीं कर सकते तो मैं कोर्ट में जाकर इसमें केस डालूंगा। उन्होंने फिर थोड़ी दिन के बाद कहा कि कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने पुलिस कमिश्नर से सारे तथ्य मंगवाए और उनके साथ बैठकर जांच की और इस पर एफआईआर रजिस्टर होगी। एफआईआर रजिस्टर हो गई है। सुनंदा पुष्कर की डेथ कैसे हुई, किन सर्कमस्टांसेस में हुई, उसके पीछे कौन था, सुसाइड था, मर्डर था, ये काम तो पुलिस का है ना जी। आप कैसे इंस्पेक्टर बन गए उसको जांच करने के लिए? मैं इसलिए इंस्पेक्टर बन गया हूँ कि कई आपके मित्र जो हैं वो उस थरूर को बचाने में लगे थे और वो बड़े बड़े पद में थे और इसीलिए मैं नहीं आता तो फिर ये जो पुलिस ऑफिसर्स, ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स थे, जो चाहते थे कि ये सारी चीज़ें बात बाहर निकली, उनके कहने पर मैंने ये सारा उठाया। लेकिन कोई सबूत तो अब तक मिला नहीं। नहीं, ये बात सही नहीं है। अभी जो ब्लड सैंपल्स के लिए पहले कहा गया कि नहीं उसने ओवरडोज किसी विटामिन टैबलेट के लेकर मर गई, अब फिर ऑटोप्सी हुई थी, हमें बधाई देना चाहिए। वो डॉक्टर गुप्ता जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, उन्होंने पता किया कि इंजेक्शन का बड़ा मार्क है, सारा शरीर में जो रंग है उससे पॉइजन लिखता है। फिर उन्होंने ऑटोप्सी में शरीर को खोला, उसमें से पॉइजन निकला और फिर इनकी रिपोर्ट को पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं, तो उन्होंने अमेरिका भेजी। FBI ने 7 महीने के बाद इससे भी स्ट्रांग रिपोर्ट उन्होंने भेजा है, उसमें उन्होंने 2 और पॉइजन का नाम लिया है और अब वो आज रिपोर्ट से FBI से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में जा कर के उनकी भी रिपोर्ट लेकर अब पुलिस के पास पहुंची है। अब पुलिस कार्रवाई करेगी ऐसा कहते हैं, नहीं करेगी तो मैं कोर्ट में जाकर केस डालूंगा और कहूँगा कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और 2016 में कौन कौन आपके निशाने पर है? अब पहले इन दोनों को करने दीजिए, फिर वैसे तो नेशनल हेराल्ड में तो मैं इनको जेल भेजने में लगा हूँ और वो तो करूँगा। आप तो कह रहे थे इनको जेल भेजूंगा, लेकिन उनको तो बेल मिल गई।
बेल कोई प्रसाद नहीं है, कोई भारत रत्न नहीं है। इसके माने हैं आप आरोपी हैं और आप कहीं नहीं बाहर जा सकते हैं जब तक इस बेल पर है। तो आपको खबर देना होगा जो, और ये भी ऑर्डर में लिखा है कि हर हियरिंग में आप उपस्थित रहेंगे। ये ऑर्डर में लिखा, ये आप अखबार वालों ने नहीं दिया क्योंकि आपको सहानुभूति है उन चोरों के साथ। हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी बहुत उम्मीद है आपसे। जैसे आपने राम मंदिर के लिए अभी पहल की है, आप तेजो महल है जो आगरा में ताजमहल के नाम से है, उसके लिए कब कटघरे में लाने वाले? ये 2017 का विषय है। और मैं बताने चाहता हूँ कि 1977 में मैंने प्रयास की ताजमहल की बेस में जाने के लिए, और उस समय ताला लगी हुई थी। मैंने ताला खुलवाने के लिए कहा सरकार से, और उस समय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जिम्मेदारी थी, आजकल कल्चर की है। और वो मिनिस्टर थोड़ा घबरा गया तो उसने मोरारजी से कहा, तो मोरारजी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें इसमें क्या दिलचस्पी है, तुम तो अर्थशास्त्री हो। मैंने कहा मैं तो पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, तो इसीलिए मुझे पता होना चाहिए उसमें क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं परमिशन दूंगा, थोड़ी दिन के बाद पूछना। बट थोड़ी दिन के बाद सरकार ही चले गई थी। अब पहली बार मुझे मौका मिली है जो अपनी सरकार आई है, तो अगले साल मैं निश्चित तौर पर इस पर फैसला कराना चाहता हूँ कि वास्तव में ये पहली बनी हुई एक जगह थी जिसको उन्होंने दूसरा नाम दे करके उसको एक टूम बना दिया या नहीं। और इसका इतने दिन ये चर्चा में रही है, इसको कई अंत में लाना चाहिए। और मैं इसीलिए 2017 में, अभी तो आप कह रहे थे कि काशी मथुरा अयोध्या हो जाए तो उसके बाद कुछ ये मंदिर तो नहीं है ना, अब कब्रिस्तान की बारी आ गई है। जितने भी भारत में आत्मघाती जो हमले होते हैं, आतंकवादी करते हैं, हमारे उनके सबूत पाकिस्तान से तार जुड़े हुए मिलते हैं, फिर भी हम एक क्विक एक्शन और स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले पाते? ये तो सरकार का सवाल है कि वो क्विक एक्शन लेने चाहते नहीं है। पर समस्या है कि क्विक एक्शन लेंगे तो आप इंटॉलरेंस का डंडोरा पीटने लगेंगे। प्रधानमंत्री लाहौर जाके नवाज शरीफ को मिलते हैं, दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बयान मैंने देखा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देने चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि बदला कभी लेना है, क्योंकि ये रोज़ हमें तंग करते रहते हैं। हम कहाँ हैं, पठानकोट हो गई, हम वहाँ जाकर चाय पी कर आए और इन्होंने क्या इस शिष्टाचार और इस स्नेह के लिए उन्होंने क्या बदला जवाब दिया। ये पाकिस्तान का कुत्ता का पूंछ जैसा है, कभी सीधा नहीं होने वाला है। और इसके लिए कहीं ना कहीं, जैसे पारीकर ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें दर्द दोगे तो हम भी तुम्हें दर्द देंगे, तभी तुम समझोगे। तो एक बार हमने 2 टुकड़ा किया, इस बार 4 टुकड़ा, अगले बार 8 टुकड़ा, और आखिर में पाकिस्तान कहीं दिखाने नहीं होगा। तो आपने देखा कि पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के खिलाफ एक्शन लिया है, उनके लोगों को अरेस्ट किया है, उनके ऑफिस को सील किया है। इस सिर्फ पत्रकारों ने घोषणा की है, कोई खास कुछ हुआ नहीं। उसको गिरफ्तार करके हैंडओवर करना चाहिए, वो तो आरोपी है हमारे देश के केसेस में। तो वो नहीं करते, दाऊद आते जाता है, वो कुछ करते नहीं है। चाय पीने में मुझे कोई एतराज़ नहीं, परंतु आज से आगे करना नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बातों का यकीन नहीं करना चाहिए? नहीं, उसका कोई वजन नहीं है, वो तो एक डब्बू का, कठपुतली का बात है। उससे क्या हम इन्हीं बात सुनकर क्या फ़ायदा है? अच्छा, क्या करें? क्या कहें, पाकिस्तान को कह देना चाहिए एक बार और होगा तो तुम्हारा 4 टुकड़ा कर देंगे। एक और ब्रेक के मुझे रुकना है, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत ने डॉक्टर स्वामी पर इल्जाम से सवाल का एक और। 75 साल की उम्र में भी इतने जवान दिखते हैं, चेहरे पर लाली है, इसका राज क्या है? इसका राज है एक ही कि मेरे दिल में, मेरे शरीर में कोई टेंशन नहीं है, मैं दूसरे को टेंशन देता हूँ। चुनाव आपके सामने है और सारे विरोधी दल एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। मामा का मुकाबला करने के लिए एक दिल्ली से चाचा वहां गए हैं। बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया तो पहले छोटी छोटी बेटियों ने मुझे मामा कहना शुरू किया, और बाद में तो अब यह हालत हो गई कि बूढ़े भी मुझे मामा ही कहते हैं। ये प्यार के कारण, स्नेह के कारण, इसीलिए केजरीवाल जी ने कहा कि अब चाचा आ गया यहाँ।
ऐसे ही जाते कोई चाचा थोड़ी बन जाता है चाचा केजरीवाल उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये बनावटी रिश्ते जोड़ने से काम नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम सवाल पूछ रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर आरोप है कि ये जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं। आज के जमाने में आप क्रूसेडर हैं, आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आप लॉयर हैं, टीचर हैं, मंत्री रहे हैं। बचपन में आपने सोचा था आप क्या बनना चाहते थे? हम यही बनने चाहते थे कि करप्शन के खिलाफ लड़ूं, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए क्या करूं, उसके लिए प्रचार करूं, और देश की संस्कृति में पुनरुत्थान कैसे ला सकूं, इसी पर मेरा ध्यान था। बचपन में भी और हम शुरू से ऐसे ही बोलते आए हैं। और अब क्या बनना चाहते हैं आप? अब हम ये सारे काम को क्रियान्वित करने चाहते हैं और इससे ज़्यादा नहीं करने चाहते हैं। लोग तो कहते हैं आप मोदी की सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं। मंत्री बना नहीं तो फिर तो मेरे शक्ल में तो कोई निराशा तो नहीं दिखती है ना आपको। मैं तो सबसे ज़्यादा योगदान किया इस पार्टी सरकार में आए, भ्रष्टाचार के लड़कर सोनिया गांधी और उनकी सरकार को इतनी भ्रष्ट है सिद्ध कर दिया। और फिर मैंने हिंदुत्व के लिए देश भर में प्रचार किया, जिससे लोग जाति के ऊपर उठकर वोट दिया। सबके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सब विश्व हिंदू परिषद, सब के साथ मिलकर के मैंने काम किया। पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। और आप कहती हो कि एम्बिशियस हैं और आप निराश हैं, अब दुखी हैं। अब ये पता नहीं किस दुश्मन के साथ आप मेरे साथ बात कर रहे हैं मेरे बारे, परंतु वो कोई हमारे निष्पक्ष व्यक्ति नहीं हो सकता है। मैं तो पूछ रहा हूँ आपके मन की इच्छा क्या है? मेरे मन की इच्छा है कि हम शांत रहे, सुखी रहे। देखिए, आपके चेहरे को देखकर नहीं लगता निराशा है, क्योंकि लोग तो ये पूछना चाहते हैं कि 75 साल की उम्र में भी इतने जवान दिखते हैं, चेहरे पर लाली है, इसका राज क्या है? इसका राज है एक ही कि मेरे दिल में, मेरे शरीर में कोई टेंशन नहीं है, मैं दूसरे को टेंशन देता हूँ। नॉर्मली बीजेपी में तो 75 साल की उम्र के बाद में मार्गदर्शक मंडल में भेज देते हैं। ऐसा मैंने कोई नियम सुना नहीं, ये तो पत्रकारों को किसी ने ब्रीफिंग किया जिसमें आप भी शिकार हुए हैं और इसका प्रचार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने आप पर हर तरह के इल्ज़ाम लगाए, पॉलिटिकल, आपके कम्युनल, आप पर, आपके बारे में जो बातें लोग कहते हैं, सारे सवाल पूछे आपने, अच्छे सफाई से जवाब दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज आर राजगोपाल का फैसला आज के मुकदमे पर। प्लीज वेलकम मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। अब शिवराज जी, चुनाव का मौका है, आपको तो चलना ही होगा। मेरे साथ जनता भी चल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग? 24 की पिच है तैयार। क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्वीकार? कहानी कुर्सी की,
सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर। हमने उनसे पूछा राम मंदिर के बारे में, उनसे पूछा सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ उनकी टायरेट के बारे में, और उनसे पूछा नए साल के उनके एजेंडे के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज आर राजगोपाल के फैसले का। रजत शर्मा साहब का क्वेश्चन का सुब्रमण्य स्वामी ने 25 क्वेश्चन का सीधा आंसर किया है, 3-4 क्वेश्चन का टुमाल डोक डोक करके घुमा दिया है। लेकिन उसी से पता लगता है सुब्रमण्य स्वामी की इच्छा है जो भी रजत शर्मा साहब ने पूछा उसको सच सच आंसर दिया है, इसीलिए इस अदालत सुब्रमण्य स्वामी को बरी करती है। इस उम्मीद के साथ, यकीन के साथ कि सुब्रमण्यम स्वामी इसी ईमानदारी से लोगों के भलाई के लिए काम करते रहेंगे, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे और करप्शन को उजागर करते रहेंगे। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। राहुल जी ने लालू जी से पूछा कि मोदी को कैसे हराया जाए, तो उन्होंने कहा सबको इकट्ठा करके इंडिया बना लो। तो ये बड़ा चैलेंज है आपके सामने। इंडिया को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया बनाया। इनके विचार एक नहीं, इनका सोच एक नहीं। इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब के पीछे आपने ईडी और सीबीआई लगा दिया। नर्मदा जी में एक बार बाढ़ आई तो नाव से हम कुछ लोगों को बचाने गए तो एक पेड़ पे एक बंदर भी चिपका हुआ था, एक आदमी भी बैठा हुआ था, एक सांप भी था। ना तो सांप फुफकार रहा था, ना आदमी लाठी उठा के मार रहा था, ना बंदर उछल कूद कर रहा था, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी था, मर जाएंगे। अपनी अपनी डाल पे सब चिपक के बैठे। तो आप ये विरोधी दलों को बंदर सांप कह रहे हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। न लड़ते हैं न लड़ाते हैं, किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ भगाने की कोशिश। नेताओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें